दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सीधे समंदर की गहराइयों से आ रही है, जहां हालात तेजी से बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। हिंदुस्तान के खिलाफ एक और खतरनाक साजिश की बहस साफ महसूस हो रही है। सवाल सीधा है, क्या हमारे दुश्मनों ने भारत को खुली चुनौती दे दी है? क्या अब हमारे नागरिकों को निशाना बनाकर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है? हालात इतने गंभीर हैं कि हर गुजरता पल एक नई आशंका को जन्म दे रहा है। देश की नजरें अब समंदर की उन लहरों पर टिक चुकी हैं, जहां से इस वक्त सबसे बड़ा सस्पेंस उठ रहा है। दोस्तों, ओमान की खाड़ी से एक ऐसी खबर आई है जिसने पूरे हिंदुस्तान की सांसें अटका दी हैं। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा में अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहे एम्प्टी शायरन नाम के जहाज को ईरान ने फिर से निशाना बनाया है। जैसे ही यह घटना घटी, उसके ठीक कुछ ही पलों बाद उस जहाज का संपर्क बाहरी दुनिया से पूरी तरह टूट गया। सबसे डरावनी बात यह है कि उस जहाज पर सवार हमारे 12 भारतीय भाइयों का अब तक कुछ अता पता नहीं चल पा रहा है। समंदर की उन लहरों के बीच अब सिर्फ एक गहरा सन्नाटा पसरा है। आखिर कहां गए हमारे वह 12 जांबाज नाविक? क्या वे किसी सुरक्षित स्थान पर हैं, या फिर समंदर के बीचों बीच उनके साथ कोई बहुत बड़ी अनहोनी हो चुकी है? इस खौफनाक सन्नाटे ने भारत की तमाम सुरक्षा एजेंसियों की नींद उड़ा दी है। याद रखिए, यह संकट केवल आज का नहीं है। इस महीने की 18 और 22 तारीख को भी हमारे जहाजों को इसी तरह रोका गया था और 22 भारतीयों को अपने साथ ले जाया गया था। कूटनीतिक कोशिशों से 21 लोग तो वापस आ गए, लेकिन हमारा एक भाई आज भी तेहरान की अनजान दीवारों के पीछे कैद है। अभी उसकी वापसी की उम्मीदें लगी ही थी कि आज फिर वही मंजर दोहराया गया, लेकिन इस बार दुस्साहस की हद पार हो गई है। जहां अब तक यह घटनाएं सिर्फ होर्मुज तक सीमित थी, वहीं इस बार खुले समंदर में ओमान की खाड़ी के बीचों बीच उस जहाज को निशाना बनाया गया जो दर्जनों अन्य जहाजों की कतार में नियमों का पालन करते हुए चल रहा था। उन तमाम विदेशी जहाजों को छोड़कर सिर्फ भारतीय क्रू वाले जहाजों को ही क्यों चुना गया? जैसे ही उन 12 भारतीयों के लापता होने की खबर दिल्ली पहुंची, भारत का सबसे शक्तिशाली योद्धा यानी IAS विक्रांत अपना लंगर उठाकर लहरों को चीरते हुए आगे बढ़ चुका है। आज पूरा देश हाथ जोड़कर अपने उन बेटों की सलामती की दुआ कर रहा है जिनका कोई सुराग नहीं मिल रहा। सस्पेंस और डर इस कदर हावी है कि हर गुजरता मिनट एक साल जैसा लग रहा है। क्या भारत के दुश्मन यह समझ बैठे हैं कि वे हमारे नागरिकों को नुकसान पहुंचाकर बच निकलेंगे? आज की यह रिपोर्ट उस सस्पेंस, उस खौफ और भारत के उस पलटवार की कहानी है जिसे सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। क्या हमारे वो 12 भाई सुरक्षित घर लौट पाएंगे, या यह समंदर किसी भयानक राज को अपने अंदर समेट चुका है? दोस्तों, समंदर की लहरों पर जो कुछ भी आज घट रहा है, उसे समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे मुड़कर उन तारीखों को देखना होगा जिन्होंने भारत की चिंता को कई गुना बढ़ा दिया है। यह सिलसिला आज शुरू नहीं हुआ। इसकी नींव तो 18 अप्रैल को ही पड़ गई थी, जब हमारे एक जहाज को बीच रास्ते में रोक लिया गया। उसके ठीक सामने 4 दिन बाद यानी 22 अप्रैल को वह हुआ जिसने दुनिया को हैरान कर दिया। एक साथ 2 जहाजों को घेरे में लिया गया और 22 भारतीय नागरिकों को अपनी कस्टडी में ले लिया गया। भारत सरकार की सक्रियता और कूटनीतिक जीत की वजह से 21 लोग तो वापस आ गए, लेकिन हमारा एक भारतीय भाई आज भी तेहरान में रोका गया है। अभी देश एक नागरिक की सुरक्षित घर वापसी की राह देख ही रहा था कि अचानक ओमान की खाड़ी से आई इस नई खबर ने सबको स्तब्ध कर दिया। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानून बहुत स्पष्ट है। जब जहाज एक कतार में अपने तय रास्ते पर चल रहे हो तो उन्हें रोकना नियमों का उल्लंघन माना जाता है। कल भी एम्प्टी शायरन अकेला नहीं था। उसके आगे और पीछे कई अन्य देशों के विशाल जहाज चल रहे थे। लेकिन हैरानी की बात देखिए, उन दर्जनों जहाजों की कतार में से सिर्फ उसी जहाज को निशाना बनाया गया जिस पर हमारे 12 भारतीय भाई सवार थे। यह कोई सामान्य घटना नहीं लगती, बल्कि ऐसा लगता है जैसे किसी ने बहुत सोच समझकर इस खास जहाज को चुना हो। इस घटना ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि खाड़ी के क्षेत्र में स्थितियां कितनी अनिश्चित हो चुकी हैं। लेकिन जो लोग भारत को कमजोर समझने की भूल कर रहे हैं, आप पर तब भी उन्हें शायद यह अंदाजा नहीं है कि 2026 का भारत अपनी सीमाओं के बाहर भी अपने लोगों की ढाल बनना जानता है। जैसे ही यह खबर फ्लैश हुई, भारतीय नौसेना के मुख्यालय से लेकर विदेश मंत्रालय तक की लाइटें रात भर जलती रहीं। हर एक गतिविधि पर सैटेलाइट के जरिए नजर रखी जाने लगी। आज पूरी दुनिया टकटकी लगाए भारत के अगले कदम की ओर देख रही है। क्या यह हमारे बढ़ते हुए प्रभाव को रोकने की कोई कोशिश है, या फिर भारत को किसी ऐसी स्थिति में धकेलने की साजिश जहां हमें समझौता करना पड़े?
और याद रखिए, तिरंगे की आन बान और शान के लिए भारत ने हमेशा से ही कड़े फैसले लिए हैं। हमारे उन 12 भाइयों के साथ उस वक्त जहाज पर क्या गुजरी और कैसे उन्होंने उस दबाव का सामना किया, इसकी जानकारी हम आपको आगे देंगे। लेकिन उससे पहले यह समझना जरूरी है कि आखिर ओमान की खाड़ी में ऐसा क्या हुआ जिसने अब तक के सारे पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। दोस्तों, मैं आपको पूरा भरोसा दिलाता हूं कि असली खेल तो अब शुरू हुआ है। यह वीडियो पूरा देखने के बाद अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और समंदर में चल रही इस हलचल को देखने का आपका नजरिया पूरी तरह बदल जाएगा। लेकिन इस बड़ी खबर की गहराई में जाने से पहले मुझे आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। दोस्तों, जब भी देश की शान और तिरंगे की गरिमा की बात आती है तो कुछ लोग अजीब सी चुप्पी साध लेते हैं। अगर आपको सच में गर्व है कि आप भारतीय हैं, अगर आपके अंदर वह जोश है जो हर देशभक्त में होना चाहिए, तो अभी इसी वक्त इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में इतनी जोर से लिखिए भारत माता की जय कि इसकी गूंज उन तमाम ताकतों तक सुनाई दे जो भारत के खिलाफ साजिश रच रही हैं। दुनिया को पता चले कि यह आज का नया भारत है जो अपनी सुरक्षा के लिए आंखों में आंखें डालकर बात करना जानता है। तो चलिए वापस आते हैं उस सवाल पर जिसने दुनिया को हिला रखा है कि आखिर क्यों ओमान की खाड़ी में अंतर्राष्ट्रीय नियमों को ताक पर रखकर सिर्फ भारतीय क्रू वाले जहाज को ही निशाना बनाया गया, और क्या यह भारत की घेराबंदी करने की कोई बहुत बड़ी अंतर्राष्ट्रीय साजिश है? इस पूरी घटना के पीछे की क्रोनोलॉजी को समझना बहुत जरूरी है। ओमान की खाड़ी में जिस वक्त यह सब हुआ, समुंदर बिल्कुल शांत था। एमटी शायरन नाम का यह केमिकल टैंकर अपनी निर्धारित गति से आगे बढ़ रहा था। चश्मदीदों और तकनीकी डाटा के अनुसार यह जहाज अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग लेन का पालन कर रहा था, जो कि समुद्री व्यापार के लिए एक सुरक्षित रास्ता माना जाता है। लेकिन अचानक लहरों को चीरते हुए ईरानी कोस्ट गार्ड की तेज रफ्तार नावें इस जहाज के करीब आती हैं। आमतौर पर ऐसी कार्यवाही संदिग्ध जहाजों पर होती है, लेकिन यहां तो सब कुछ नियमों के दायरे में था। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि ईरान की तरफ से यह कदम तब उठाया गया जब उनके अपने विदेश मंत्री अब्बास अरागची ओमान के दौरे पर थे। वे वहां के सुल्तान और विदेश मंत्री बद्र अल बुसैदी के साथ बैठकर शांति और समुद्री सुरक्षा पर चर्चा कर रहे थे। एक तरफ मेज पर बैठकर दोस्ती और सुरक्षा की कस्में खाई जा रही थी और दूसरी तरफ उसी ओमान की सीमा के करीब भारतीय नाविकों को घेरा जा रहा था। यह विरोधाभास साफ तौर पर इशारा करता है कि ईरान के भीतर दो अलग अलग ताकतें काम कर रही हैं। एक गुट कूटनीति चाहता है तो दूसरा गुट, खासकर आईआरजीसी, अपनी ताकत का प्रदर्शन कर दुनिया को डराना चाहता है। भारत के लिए यह स्थिति किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं है। याद रखिए, यह 18 अप्रैल और 22 अप्रैल की उन घटनाओं का अगला अध्याय है जहां हमारे लोगों को हिरासत में लिया गया था। तेहरान में आज भी हमारा एक नागरिक मौजूद है जिसकी रिहाई के लिए भारत सरकार हर मुमकिन कोशिश कर रही है। लेकिन इस नई घटना ने तनाव को चरम पर पहुंचा दिया है। भारत के शिपिंग मंत्रालय के गलियारों में सन्नाटा तो है, पर यह सन्नाटा किसी बड़े एक्शन की तैयारी का संकेत भी हो सकता है। मंत्रालय के निर्देशक श्री मनदीप सिंह रंधावा और उनकी पूरी टीम पल पल की जानकारी सीधे प्रधानमंत्री के कार्यालय को भेज रही है। यहाँ एक और बड़ा एंगल है चाबार पोर्ट का भविष्य। एक तरफ भारत चाबार पोर्ट के जरिए मध्य एशिया तक पहुंचने का सपना देख रहा है और दूसरी तरफ समंदर में हमारे ही जहाजों को निशाना बनाया जा रहा है। क्या यह भारत पर दबाव बनाने की कोई नई रणनीति, क्या कोई तीसरी ताकत जैसे चीन या पाक पर्दे के पीछे से इस आग में घी डालने का काम कर रही है? क्योंकि गौर करने वाली बात यह है कि उसी कतार में चल रहे अन्य देशों के जहाजों को छुआ तक नहीं गया। आखिर भारत के ही नाविकों और जहाजों को बार बार क्यों चुना जा रहा है? इसी बीच हिंद महासागर से आ रही तस्वीरों ने भारत के दुश्मनों की रातों की नींद उड़ा दी है। भारत का विशाल एयरक्राफ्ट कैरियर आईएएस विक्रांत अब केवल गश्त नहीं कर रहा, बल्कि उसकी सक्रियता ने यह साफ कर दिया है कि भारत अपने समुद्री हितों की रक्षा के लिए पूरी तरह तैयार है। विक्रांत के डेक पर तैनात लड़ाकू विमानों की गर्जना और हमारे सैनिकों का जज्बा यह बताने के लिए काफी है कि अब भारत का सब्र टूटने की कगार पर है। हम शांति के पुजारी हैं, लेकिन अगर हमारे नागरिकों के सम्मान और सुरक्षा पर बात आएगी तो भारत शक्ति का परिचय देने से पीछे नहीं हटेगा। ओमान की खाड़ी में जो कुछ भी हुआ वह अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार के भविष्य के लिए एक बड़ा खतरा है। अगर दुनिया के सबसे सुरक्षित रास्तों में भी जहाजों को इस तरह घेरा जाएगा तो ग्लोबल ट्रेड का क्या होगा? भारत ने हमेशा संप्रभुता और खुले समंदर की वकालत की है। आज जब हमारे 12 भाई उस अनिश्चितता के बीच खड़े थे, तब भारत की कूटनीति की असली परीक्षा हो रही थी।
लेकिन जैसा कि कहा जाता है, भारतीय मिट्टी में वह दम है जो हर मुश्किल से लड़कर जीतना जानती है। सस्पेंस अभी भी बना हुआ है कि आखिर उस जहाज पर मौजूद उन 12 भारतीयों का क्या हुआ और भारत सरकार ने उन्हें निकालने के लिए कौन सा गुप्त रास्ता अपनाया। दोस्तों, जब समंदर के बीचों बीच हमारे 12 भाइयों को घेरा गया था, तब दिल्ली के साउथ ब्लॉक में एक अलग ही हलचल चल रही थी। यह केवल एक जहाज को रोके जाने का मामला नहीं था, बल्कि यह भारत के नेवल प्रेजेंस को दी गई एक सीधी चुनौती थी। शिपिंग मंत्रालय के गलियारों से लेकर रक्षा मंत्रालय के वॉर रूम तक केवल एक ही लक्ष्य था, अपने नागरिकों की सुरक्षित वापसी। हमारे शिपिंग मंत्रालय के निदेशक श्री मनदीप सिंह रंधावा ने जिस संयम और सटीकता के साथ स्थिति को संभाला, वह काबिले तारीफ है। उन्होंने स्पष्ट किया कि भारत सरकार अपनी डिजिटल आंखों यानी सैटेलाइट और रडार के जरिए फारस की खाड़ी के इंच पर नजर गड़ाए हुए हैं। यहां एक गहरी बात सोचने वाली है। 18 अप्रैल और 22 अप्रैल की पिछली घटनाओं ने भारत को पहले ही सतर्क कर दिया था। जब हमारे 22 लोगों को पहले ले जाया गया था, तब भारत ने यह साफ कर दिया था कि हम अपने लोगों को किसी भी हाल में अकेला नहीं छोड़ेंगे। हालांकि 21 लोग वापस आ गए, लेकिन वह एक भारतीय भाई जो आज भी तेहरान में है, उसकी सुरक्षा भारत के लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता बनी हुई है। और अब इन नए 12 भारतीयों को घेरकर दबाव की एक नई परत तैयार की गई है। लेकिन क्या भारत इस दबाव के आगे झुकेगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि इस बार जवाब देने के लिए समंदर का सबसे शक्तिशाली योद्धा यानी IAS विक्रांत मैदान में उतर चुका है। विक्रांत की उपस्थिति ने उस पूरे क्षेत्र के शक्ति संतुलन को बदल कर रख दिया है। यह केवल एक युद्धपोत नहीं है, बल्कि यह 5.25 करोड़ भारतीयों के विश्वास का प्रतीक है। जब विक्रांत के रडार सक्रिय होते हैं, तो मीलों दूर तक की हर छोटी गतिविधि पर भारत का नियंत्रण हो जाता है। खबर तो यह भी है कि हमारी नौसेना ने प्रोटेक्टिव एस्कॉर्ट्स की तैयारी कर ली है। यानी अब भारत के वाणिज्यिक जहाज अकेले नहीं, बल्कि तिरंगे की सुरक्षा के साए में आगे बढ़ेंगे। ओमान की खाड़ी में हुई इस कार्यवाही ने एक और बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। क्या यह किसी बड़ी वैश्विक साजिश का हिस्सा है? गौर कीजिए, जिस वक्त यह सब हो रहा है, उसी समय भारत के बढ़ते वैश्विक कद और हमारी अर्थव्यवस्था को रोकने के लिए कई ताकतें सक्रिय हैं। ओमान के साथ हमारे रिश्ते बहुत पुराने और गहरे हैं और ओमान ने हमेशा भारत का साथ दिया है। लेकिन किसी विदेशी ताकत का ओमान की सीमा के इतने करीब आकर भारतीय जहाज को निशाना बनाना अंतर्राष्ट्रीय मर्यादाओं का अपमान है। भारत ने इस मुद्दे को बहुत ही परिपक्व तरीके से वैश्विक मंचों पर भी उठाने की तैयारी कर ली है। हमारे जो 12 भाई उस जहाज पर मौजूद थे, उनके मन में उस वक्त क्या चल रहा होगा, इसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। चारों तरफ से घेराबंदी, अनिश्चितता का माहौल और अपने वतन से हजारों मील दूर होने का एहसास, लेकिन उनके भीतर एक भरोसा था। यह भरोसा कि उनकी सरकार और उनके देश की सेना उन्हें कुछ नहीं होने देगी। भारत सरकार ने इस संकट के दौरान जिस साइलेंट कूटनीति का परिचय दिया, उसने विरोधियों को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि भारत अब केवल प्रतिक्रिया नहीं देता, बल्कि वह हर स्थिति को नियंत्रित करना भी जानता है। मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के अनुसार भारत ने तेहरान के साथ संचार की सीधी लाइन खोल दी है। भारत का संदेश बहुत स्पष्ट है, शांति और सुरक्षा पर कोई समझौता नहीं होगा। हम वसुधैव कुटुंबकम में विश्वास रखते हैं, लेकिन अपनी सुरक्षा के मामले में हम वज्र की तरह कठोर भी हैं। सस्पेंस अब अपने चरम पर है, क्योंकि पूरी दुनिया यह जानना चाहती है आखिर उन 12 भारतीयों का भविष्य क्या हुआ। क्या भारत उन्हें उस संकट से बाहर निकालने में सफल रहा? दोस्तों, समंदर की उन खौफनाक लहरों के बीच जो सस्पेंस पिछले कुछ घंटों से पूरी दुनिया को परेशान कर रहा था, अब उससे पर्दा उठाने का वक्त आ गया है। ओमान की खाड़ी में MT शारण पर सवार हमारे उन 12 भाइयों की सलामती को लेकर जो दुआएं पूरा हिंदुस्तान कर रहा था, वे रंग लाई हैं। भारत सरकार और हमारे शिपिंग मंत्रालय के ताजा अपडेट के अनुसार वे सभी 12 भारतीय नाविक पूरी तरह सुरक्षित हैं। बिगुल जोश और विजय का संगीत, ट्रम्पेट और ड्रम की आवाज। जी हां, आपने सही सुना। भारत की कूटनीतिक शक्ति और हमारी नौसेना के बढ़ते दबाव ने एक बार फिर अपना लोहा मनवाया है। मंत्रालय के निदेशक श्री मनदीप सिंह रंधावा ने आधिकारिक तौर पर यह पुष्टि कर दी है कि हमारे नागरिकों पर फिलहाल कोई आंच नहीं है और वे सुरक्षित वातावरण में हैं। हालांकि समंदर में तनाव अब भी बरकरार है, लेकिन भारत ने यह स्पष्ट कर दिया है कि हमारे किसी भी नागरिक का बाल भी बांका हुआ तो उसके परिणाम बहुत गंभीर होंगे। यह जीत केवल उन 12 नाविकों की नहीं है, बल्कि यह हर उस भारतीय की जीत है जो अपने देश की ताकत पर अटूट विश्वास रखता है।
लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि चुनौती अभी खत्म नहीं हुई है। तेहरान में मौजूद हमारा वह एक भारतीय भाई और चाबहार पोर्ट पर मंडराते साए हमें याद दिलाते हैं कि वैश्विक राजनीति के इस शतरंज में भारत को अपनी चालें बहुत सोच समझकर चलनी है होंगी, जिससे एक तरह से अंतर्राष्ट्रीय नियमों को ताक पर रखकर हमारे जहाजों को बार बार चुना जा रहा है। वह एक बड़े बदलाव की ओर इशारा करता है। भारत ने अब अपनी रणनीति बदल ली है। अब हम केवल बचाव नहीं करते बल्कि सुरक्षा कवच बनकर अपने हितों के आगे खड़े हो जाते हैं। आईएएस विक्रांत की गूंज और हमारे जांबाज सैनिकों की मुस्तैदी ने यह संदेश दुनिया के कोने कोने तक पहुंचा दिया है। यह कहानी केवल एक जहाज या कुछ नाविकों की नहीं है। यह कहानी है उस नए भारत की जो दुनिया के किसी भी कोने में अपने लोगों के लिए खड़ा होना जानता है। 18 अप्रैल से शुरू हुआ यह सिलसिला आज एक निर्णायक मोड़ पर पहुंच गया है। भारत ने दिखा दिया है कि समंदर की लहरें कितनी भी ऊंची क्यों ना हो, तिरंगे की शान हमेशा उनसे ऊपर रहेगी। आज जब वे 12 भारतीय सुरक्षित महसूस कर रहे हैं तो उसके पीछे करोड़ों भारतीयों की दुआएं और हमारी सरकार की दिन रात की मेहनत है। दोस्तों, आज की यह रिपोर्ट केवल जानकारी मात्र नहीं थी, बल्कि यह हमारे देश की उस महाशक्ति को महसूस करने का एक जरिया थी जिसे दुनिया की कोई भी ताकत झुका नहीं सकती। अब जब समंदर की उस काली रात के बाद सच्चाई की पहली किरण सामने आई है और हमारे 12 भारतीय सुरक्षित बताए जा चुके हैं, तब कहानी यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि यहीं से असली खेल और भी गहरा हो जाता है। क्योंकि जो कुछ हुआ वह केवल एक घटना नहीं थी, वह एक संकेत था, एक चेतावनी थी और शायद एक बहुत बड़ी रणनीतिक चाल का हिस्सा भी। भारत ने भले ही अपने नागरिकों को सुरक्षित निकाल लिया हो, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम ने यह साफ कर दिया है कि आने वाले समय में समुद्र अब सिर्फ व्यापार का रास्ता नहीं रहेगा, बल्कि शक्ति प्रदर्शन और दबाव की राजनीति का सबसे बड़ा मैदान बनने वाला है। और इसी मैदान में भारत को अब सिर्फ खिलाड़ी नहीं बल्कि गेम चेंजर बनकर उतरना होगा। समंदर की लहरें शांत जरूर दिखती हैं, कहानियां कीजिए, लेकिन उनके नीचे जो हलचल चल रही है वह किसी भी भूचाल से कम नहीं है। ओमान की खाड़ी और उसके आसपास का इलाका अब केवल तेल और व्यापार का केंद्र नहीं रहा, बल्कि यह एक ऐसा चौराहा बन चुका है जहां दुनिया की बड़ी ताकतें अपने अपने हितों के लिए अदृश्य युद्ध लड़ रही हैं। और इस अदृश्य युद्ध में भारत का नाम अब सिर्फ दर्शक के रूप में नहीं बल्कि एक निर्णायक ताकत के रूप में सामने आ चुका है। यही वजह है कि बार बार भारतीय जहाजों को निशाना बनाना कोई संयोग नहीं हो सकता। यह एक पैटर्न है, एक मैसेज है जिसे समझना बेहद जरूरी है। सोचिए, जब किसी भी अंतरराष्ट्रीय शिपिंग लेन में दर्जनों जहाज एक साथ चल रहे हो और उनमें से केवल वही जहाज चुना जाए जिस पर भारतीय क्रू हो, तो यह केवल चेकिंग नहीं होती, यह चुनौती होती है। और चुनौती भी ऐसी जो सीधे सीधे भारत के धैर्य, उसकी कूटनीति और उसकी सैन्य तैयारी को परखने के लिए दी गई हो। लेकिन शायद यह भूल हो गई कि यह 2026 का भारत है जो सिर्फ प्रतिक्रिया नहीं देता बल्कि समय आने पर परिस्थिति को अपने हिसाब से मोड़ना भी जानता है। आईएएस विक्रांत की मौजूदगी ने इस पूरे समीकरण को बदल कर रख दिया है। यह सिर्फ एक युद्धपोत नहीं बल्कि चलता फिरता संदेश है कि भारत अब अपने हितों की रक्षा के लिए किसी भी सीमा तक जा सकता है। जब विक्रांत के डेक से लड़ाकू विमान उड़ान भरते हैं तो वह केवल एक सैन्य गतिविधि नहीं होती बल्कि एक रणनीतिक घोषणा होती है कि अब बहुत हो चुका। यही वजह है कि जिस क्षेत्र में कुछ घंटे पहले तनाव अपने चरम पर था, वहीं अब संतुलन की नई रेखाएं खींची जा रही हैं। लेकिन असली सवाल अभी भी वहीं खड़ा है, आखिर यह सब हो क्यों रहा है? क्या यह सिर्फ क्षेत्रीय तनाव का नतीजा है या इसके पीछे कोई और गहरी साजिश छिपी है? क्योंकि जिस वक्त यह पूरा घटनाक्रम चल रहा था, उसी समय वैश्विक स्तर पर कई ऐसे फैसले लिए जा रहे थे जो भारत के आर्थिक और रणनीतिक प्रभाव को सीधे प्रभावित करते हैं। ऐसे में यह मान लेना कि यह सब केवल एक इत्तेफाक है और शायद सबसे बड़ी भूल होगी। चाबहार पोर्ट इस पूरी कहानी का सबसे अहम किरदार बनकर उभर रहा है। यह सिर्फ एक बंदरगाह नहीं बल्कि भारत के उस सपने की कुंजी है जिसके जरिए वह मध्य एशिया और उससे आगे तक अपनी पहुंच बनाना चाहता है। लेकिन अगर इसी रास्ते पर बार बार बाधाएं खड़ी की जाए, अगर इसी क्षेत्र में भारतीय जहाजों को निशाना बनाया जाए, तो यह साफ संकेत है कि कोई ताकत इस पूरे प्रोजेक्ट को कमजोर करना चाहती है। और यही वह बिंदु है जहां भारत को अब सिर्फ कूटनीति से नहीं बल्कि रणनीतिक दृढ़ता से जवाब देना होगा। दूसरी तरफ तेहरान में अब भी रुका हुआ वह एक भारतीय नागरिक इस पूरी कहानी का सबसे संवेदनशील पहलू बना हुआ है, क्योंकि जब तक वह सुरक्षित वापस नहीं आता तब तक यह जीत अधूरी है।
भारत के लिए यह सिर्फ एक व्यक्ति की वापसी नहीं, बल्कि अपने हर नागरिक के प्रति उसकी प्रतिबद्धता का सवाल है। और यही वह कारण है कि भारत अब इस पूरे मुद्दे को केवल द्विपक्षीय बातचीत तक सीमित नहीं रखेगा, बल्कि इसे वैश्विक मंचों पर भी उठाने की तैयारी कर चुका है। इस पूरे घटनाक्रम ने एक और सच्चाई को उजागर कर दिया है, और वह यह कि आने वाले समय में समुद्री सुरक्षा भारत की सबसे बड़ी प्राथमिकताओं में से एक बनने जा रही है। अब केवल सीमाओं की रक्षा करना काफी नहीं होगा, बल्कि उन रास्तों की भी सुरक्षा करनी होगी जिनसे देश की अर्थव्यवस्था चलती है। और यही कारण है कि भारतीय नौसेना अब केवल डिफेंस की भूमिका में नहीं, बल्कि डिटरेंस की भूमिका में नजर आ रही है। दुनिया अब ये देख रही है कि भारत केवल बयान नहीं देता, बल्कि जरूरत पड़ने पर कार्रवाई भी करता है। और यही बदलाव सबसे ज्यादा चुभ रहा है उन ताकतों को जो अब तक भारत को एक सॉफ्ट स्टेट मानकर चलते थे। लेकिन अब तस्वीर बदल चुकी है। अब भारत ना तो दबाव में आता है और ना ही अपने हितों से समझौता करता है। समंदर की इन लहरों के बीच जो कहानी शुरू हुई थी, वह अब एक बड़े बदलाव की गवाह बन चुकी है। यह केवल 12 नाविकों की वापसी की कहानी नहीं है, बल्कि यह उस नए भारत की कहानी है जो हर चुनौती को अवसर में बदलना जानता है। यह उस आत्मविश्वास की कहानी है जो अब हर भारतीय के दिल में बस चुका है। और शायद यही सबसे बड़ा संदेश है कि चाहे साजिश कितनी भी गहरी क्यों ना हो, चाहे हालात कितने भी कठिन क्यों ना हो, भारत अब हर मोर्चे पर तैयार है। क्योंकि यह सिर्फ एक देश नहीं, बल्कि एक संकल्प है, एक विश्वास है और एक ऐसी ताकत है जिसे अब नजरअंदाज करना किसी के लिए भी आसान नहीं होगा।